कक्षा एकादश के सभी भैया बहनों का आज दिनांक 27/8/2020 की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी भैया बहन अभी अभी अपनी मासिक परीक्षा देकर निवृत्त हुए हैं, तो उन परीक्षाओं से पहले जो आपका प्रकरण चल रहा था वो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत, काव्यगत सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत छंद का प्रकरण चल रहा था। छंद जिसमें मैंने आपको छंद क्या है ये समझाया, छंद कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। इसी प्रकार से ये बताया कि आपके पाठ्यक्रम में ना तो वर्णिक छंद है और ना ही मुक्तक, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद क्या होता है, किनकी गणना की जाती है, कैसे मात्रिक छंदों को पहचाना जाता है, ये आपको समझाया। इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं और कौन कौन से छंद आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, ये भी आपको पहले समझाया था। तो एक बार उनका पुनः स्मरण कर लेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई और चौथा छंद है कुंडलिया। तो इन मात्रिक छंदों में पहले बताया जा चुका है कि किस प्रकार से इनमें स्वरों की गणना की जाती है और वे स्वर जो व्यंजन पर लगते हैं उन स्वरों को ही हम मात्राएं कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वर और मात्रा एक ही बात है। स्वर भी हम जानते हैं 2 प्रकार के हैं, एक ह्रस्व स्वर है जिनको छोटा कहते हैं, एक दीर्घ स्वर हैं जिनको बड़ा अक्षर कह के हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मात्रिक छंद होते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में 4 छंद अभी मैंने बताए। तो आज हम इस पाठ्यक्रम को, इस प्रकरण को जो आगे बढ़ाएंगे तो वो ये है कि अभी हम इन छंदों को समझेंगे कि इन छंदों को हमें लिखना किस प्रकार से। आप ये समझिए कि हमें केवल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, जो भी विषय हमारा है उसको हमें भली प्रकार से समझ लेना है, समझ के उसको आत्मसात करना है। क्योंकि हम रटते हैं या ये सोचकर केवल एग्जाम के लिए 2 अंकों का है, इसको हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे और बाद में भूल जाएं, तो इससे आगे चलकर बहुत नुकसान होता है। कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं, आगे जब आप जाएंगे तो फिर इस प्रकार के बहुत से प्रश्न इन सभी से संबंधित आते हैं और आप अगर इसी प्रकार से इनकी तैयारी करते हैं तो आगे चलकर भूल जाते हैं। तो इसलिए इस विषय को हम सबसे पहले समझ लेंगे। तो मैंने आपको जब मात्रिक छंदों के विषय में बताया था तो उसमें बताया था कि मात्रिक छंद में चरण होते हैं, चरण कहते हैं पंक्तियों, काव्य शास्त्र की भाषा में उनको हम चरण कहते हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं, अब पंक्तियों की भी गणना किस प्रकार से होती है। देखिए, पंक्तियों की गणना होती है कि जब हम कोई भी लय के आधार पर कोई भी वाक्यांश बोलते हैं तो जहां पर हम रुकते हैं, जहां पर हम अल्प विश्राम लेते हैं, तो वहां तक का एक हिस्सा क्या कहलाता है, एक चरण कहलाता है। फिर थोड़ा सा रुकने के पश्चात हम फिर अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो जहां पर विराम लगता है तो वहां तक दूसरा चरण पूरा होता है। तो इस प्रकार से एक लयबद्ध तरीके से एक पंक्ति पढ़ने के पश्चात जहां पर हम थोड़ा सा रुकें वहां तक का हिस्सा ही क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। तो 1 2 3 चरण, इसी से हम तय करते हैं कि कितने चरण हैं, अर्थात हम कितनी पंक्तियां, जहां तक हम रुकते हैं, कहां कहां पर हम रुकते हैं। तो ध्यान देंगे, इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझ लेंगे कि जहां पर हम रुकते हैं उस स्थान को यति कहते हैं। यति होती है कहां पर होती है, तो जहां पर यति होती है, यानी जहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो वो स्थान यति कहलाता है। तो इसी के आधार पर हम कहां से प्रारंभ हुए, कहां तक रुके, उस बीच में हमने कितनी पंक्ति पढ़ी, ये चरण कहलाता है। इसी के आधार पर चरणों की संख्या तय होती है। ये विषय हमको समझ लेना चाहिए। अब ये छंद पूर्व कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, पहले बताया। तो सबसे पहले हम जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है, एक बार उसका रिवीजन एक प्रकार से इसको हम समझ लेंगे, गंभीरता से इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आता है कि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो उसमें कोई छंद होता है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, दोहा
छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इस प्रकार से 2 अंकों का प्रश्न आता है। अब इसको हमें किस प्रकार से समझकर चरणबद्ध तरीके से इसको लिखना है। चरणबद्ध तरीका मतलब एक एक स्टेप करके, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए किस प्रकार से हमको ये परिभाषा लिखनी है जो परिभाषा पूर्ण रूप से सार्थक हो और कहीं पर भी आपका आधा भी अंक कटने की स्थिति ना रहे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं दोहा छंद। तो दोहा छंद, काली पेन से दोहा छंद का हमने हेडिंग डाला और उसके पश्चात परिभाषा लिखना हम प्रारंभ करेंगे। ध्यान दें, परिभाषा और लक्षण एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि आपको छंदों का प्रकार होता है। मात्रिक छंद आपके पाठ्यक्रम में आपको ध्यान में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोहा एक मात्रिक छंद तो है, लेकिन मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, तो आपको लिखा दिया गया है, आपने पहले लिख लिया होगा उसको। ठीक है, तो उसको उसी के आधार पर देखेंगे कि दोहा कैसा छंद है। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सबसे पहला हमारा वाक्य क्या होगा कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उसके पश्चात कितने चरण होते हैं, अर्थात कितनी पंक्तियां होती हैं। तो दोहे के 4 चरण होते हैं, क्योंकि इसमें पंक्तियां होती हैं और यति होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर यति लेते हैं, तो उस आधार पर चरण तय होते हैं। तो चरण दोहे के कितने होते हैं, तो दोहे के 4 चरण होते हैं। अब इनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो हमने पहले ऊपर क्या लिखा था, अर्ध सम। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जब इसमें 4 चरण हैं तो 2 चरणों में एक समान मात्राएं होंगी और 2 चरणों में एक समान मात्राएं होंगी। इसलिए आधी आधी, आधी एक बराबर है और आधी एक बराबर है। तो इसलिए क्या हो गया, अर्ध सम, यानी आधा समान। पूरा समान नहीं है, आधा समान। इसीलिए हमने क्या कहा कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब चरणों में किस प्रकार से कौन कौन सा समान है, कौन कौन सा असमान है, इसके विषय में बताएंगे। तो तीसरी बात होगी कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। ठीक है, इस प्रकार से हम दोहा की परिभाषा लिखेंगे। उसके पश्चात फिर क्या आया, उदाहरण आया। उदाहरण में देखिए, अभी आपको बताया 4 चरण होते हैं, तो दोहा को हम 4 चरणों के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, 4 चरणों के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे अनेक दोहे कबीरदास जी के, रहीमदास जी के आप पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने कोई दोहा लिखा, ठीक है, तो दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ तक बोला हमने। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ पर हमने विश्राम लिया, यानी खड़े तक बोलने के पश्चात हम रुक गए। थोड़ा सा रुकने के बाद हमने अगली पंक्ति बोली, काके लागों पाए, इतना बोलने के पश्चात काके लागों पाए, इतना बोलने के पश्चात फिर हमने विराम लिया, यानी विराम लगाया। हम यहाँ पर कुछ अधिक देर रुके। ठीक, तो ये पहला चरण हो गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। उसके पश्चात काके लागों पाए, ये दूसरा चरण हो गया। अब हम तीसरा चरण देखेंगे। ठीक है, तो बलिहारी गुरु आपने, ठीक, आपने के बाद हम रुके, हमने थोड़ा सा विश्राम लिया, तो यहाँ पर ये तीसरा चरण हो गया। और गोविंद दियो बताए, ये पूर्ण विराम हुआ, तो यहाँ पर ये चौथा चरण हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार से जहां जहां पर हमने रुके, अल्प विराम लिया, वहां पर यति हो गया। तो 2 जगह यति आया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ पर यति आया। अगला चरण आया जब, उसके पश्चात वो क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया, यानी 1 चरण 2 चरण पूरे हो गए। उसके बाद फिर बलिहारी गुरु आपने, इसके बाद रुके, तो ये यहाँ पर यति हो गई। तो 2 बार यति हुई और 2 बार पूर्ण विराम हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम इसका उदाहरण लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, एक साथ पूरा दोहा नहीं लिखना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले पहला चरण लिखा, उसके पश्चात हमने वो पंक्ति छोड़ दी, फिर एक पंक्ति हमने छोड़ी, आप 2 भी छोड़ सकते हैं, एक पंक्ति छोड़ दी, 2 छोड़िए, तो 2 छोड़ने के बाद फिर हमने दूसरा चरण लिखा, फिर 2 पंक्ति छोड़ी, फिर हमने तीसरा चरण लिखा, और फिर 2 पंक्ति छोड़ी तो हमने चौथा चरण लिखा। ये इसलिए आपको छुड़वाए गए हैं क्योंकि आपको जो प्रश्न का उत्तर लिखने का जो तीसरा स्तर है वो है स्पष्टीकरण। तो आप क्या करते हैं, नीचे स्पष्टीकरण का हेडिंग डालेंगे और स्पष्टीकरण में आपको ये बताना होता है कि किस आधार पर ये कह रहे हैं आप कि ये उदाहरण दोहा छंद का ही है। तो हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि प्रत्येक चरण की मात्राएं
हम गणना करके उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 आनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आनी चाहिए। तो ऐसे करके प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना करके हम उसके आगे, जैसे पहला चरण है बराबर 13 मात्राएं, दूसरा चरण है बराबर 11 मात्राएं, तीसरा चरण है बराबर 13 मात्राएं और चौथा चरण है बराबर 11 मात्राएं। तो जब ये हम मात्राओं की गणना कर लेंगे तो तय होगा कि ये वास्तव में 13, 11, 11, यानी पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11 और इस प्रकार से ये दोहा छंद पूर्ण होगा। गणना कैसे होगी ये मैं अगली बार में बताऊंगी आपको, अगले वीडियो में बताया जा सकता। अभी तो आप परिभाषा लिखेंगे कैसे और उदाहरण को किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये दोहा हो गया। अब सोरठा छंद भी आपका पहले पढ़ा हुआ है, इसकी पूरी बिल्कुल समानता है, एक साथ है। ठीक है, तो इसमें भी कैसे लिखेंगे, सोरठा का हेडिंग डालेंगे तो सोरठा एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। मात्राएं उल्टी हो जाएंगी, ध्यान दीजिए, मात्राएं विपरीत हो जाएंगी। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनका अंतर ध्यान में रखेंगे, अगर जरा सा भ्रम होता है तो हम 2 नंबर पूरे गंवा देते हैं, क्योंकि सोरठा और दोहा का अंतर भूल जाते हैं। तो जो सोरठा में लिखना होता है वो दोहा में लिख देते हैं और जो दोहा में लिखना होता है वो सोरठा में लिख देते हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और अंत में ये भी लिख सकते हैं कि दोहा, सोरठा या दोहा जो भी लिखना है, ये सोरठा लिखना है यदि तो सोरठा दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है, और अगर दोहा लिखना है तो सोरठा के विपरीत होता है। ठीक है, तो दोनों के चरणों में अंतर होता है और बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा 13-11 और सोरठा 11-13। ठीक है, 11-13, 11-13 सोरठा हो गया। अब 13-11, 13-11 ये क्या हो गया, दोहा छंद हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से सोरठा की परिभाषा हमने लिख ली। उसके बाद फिर जैसे हमने दोहा का उदाहरण लिखा है एक एक चरण करते हुए, इसको भी इसी प्रकार से, पहला चरण 2 पंक्तियां छोड़ी, दूसरा चरण 2 पंक्तियां छोड़ी, तीसरा चरण 2 पंक्तियां छोड़ी और फिर पंक्ति छोड़ के फिर हमने चौथा चरण लिखा और हर एक के सामने हम उसकी मात्राओं की गणना करके उसके आगे मात्राओं को लिख देंगे। यही हमारा स्पष्टीकरण होगा। सोरठा में 11 होंगी, फिर 13 होंगी, फिर 11 होंगी और फिर 13 होंगे। तो इस प्रकार से ये सोरठा की परिभाषा हो जाएगी। और अब चौपाई आपने पढ़ी 9th में। चौपाई सबसे ही सरल छंद है। चौपाई में क्या होगा, इसके सभी चरणों, जितने भी चरण होते हैं सब में बराबर मात्रा होती है, एक समान। तो चौपाई की परिभाषा लिखना और आसान है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके सभी चरणों में बराबर मात्राएं होती है। तो प्रारंभ कहाँ से होगा कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और अलग लिखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सममात्रिक है। सभी छंदों में सभी जो इसकी जो चरण है सभी में बराबर मात्रा होती है। तो क्या लिखेंगे कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई की परिभाषा हो गई। ठीक है, और चौपाई की विशेषता है कि चौपाई में अंत में 2 गुरु का होना अच्छा माना जाता है। गुरु क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन परिभाषा के अंत में आप ये लिखेंगे अवश्य कि अंत में, यानी चौपाई के अंत में जो चरण होता है, चरण प्रत्येक चरण के अंत में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण के अंत में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक जो चरण है उसके अंत में 2 गुरु का होना अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें 2 गुरु अंत में नहीं है तो वो चौपाई ही नहीं है, लेकिन जिस चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में यदि 2 गुरु आते हैं तो ऐसी चौपाई श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो इसको भी लिखने का वही तरीका है, पहला चरण, फिर 2 लाइनें छोड़ी, दूसरा चरण, फिर 2 लाइनें छोड़ी, तीसरा चरण, फिर 2 लाइनें छोड़ी और हमने चौथा चरण लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से, और फिर स्वरों की जब हम मात्राओं की गणना कर लेंगे तो इसमें प्रत्येक जो चरण है उसमें 16-16 मात्रा आएंगी। तो मात्राओं की गणना चिन्हों का आधार पर करेंगे और प्रत्येक चरण, पहला चरण बराबर 16 मात्राएं, दूसरा चरण बराबर 16 मात्राएं, तीसरा चरण बराबर 16 मात्राएं और चौथा चरण बराबर 16 मात्राएं। तो इस प्रकार से हम अभी इन 3 छंदों को लिखेंगे। कुंडलिया छंद बाद में समझाया जाएगा, पहले अभी ये 3 छंद हैं, इन छंदों को मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अभी मैं आपको इनके फोटो भेज दूंगी, आप उसी क्रम में इन छंदों को जैसे मैंने लिखा है जिसके फोटो में भेजूंगी उसी प्रकार से अभी आप अपनी कॉपी पर
लिखेंगे। और अगले वीडियो में छंदों में मात्राओं की गणना किस प्रकार से होती है, उसके क्या नियम हैं, वे आपकी समझ में आ जाएं, आपको रटने ना पड़े, तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी। धन्यवाद।